हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग सेल साइज और थोड़ा सा एक ब्रीफ साइज के बारे में हल्का सा देखेंगे, जो हम पहले अपने थ्योरी की क्लास में देख चुके हैं। सेल के शेप के बारे में देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं दे आर डाइवर्सिफाइड सेल्स एंड ऑल द सेल्स आर नॉट हैविंग द सेम शेप, they are having different kinds of shape, not all the cells are having the same shape। तो वो हमने तो जो लास्ट क्लास में देखा था सेल साइज के बारे में, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो कैसे सेल के साइज को अफेक्ट करती है। जो कर्न प्लाज्म रेशियो है या फिर न्यूक्लियस इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है, वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो वो कैसा अफेक्ट करती है सेल के साइज को। उसके बाद बाकी के एक्सटेंशन जो लार्जर सेल्स होते हैं वो कैसे क्या फर्दर वो अपनी एक्टिविटी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया करते जो स्मॉलर सेल्स होते हैं दे आर हैविंग हायर मेटाबॉलिक रेट। तो जो लार्जर सेल्स हैं वो फर्दर अपनी एक्टिविटी को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने के बाद आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग सेल के शेप के बारे में देखेंगे और प्लस कुछ और भी टाइप्स ऑफ सेल्स जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। कुछ सेल्स में हम कंपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको कंपार्टमेंटलाइजेशन कहेंगे हम, और उसके बेसिस पे भी हम सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो उनके बेसिस को हम जानने की कोशिश करेंगे और बेटर वे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो सेल एक छोटा सेल है या एक बड़ा सेल है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो किसके पास ज्यादा एक्टिविटी होगी। तो ये हम समझ गए थे कि जो सॉरी जो स्मॉलर सेल्स होते हैं दे आर हैविंग वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिकली दे आर वेरी एक्टिव इन कंपैरिजन टू द लार्जर सेल्स। तो लार्जर सेल्स भी माइक्रोविलाई लाइक कुछ एक्सटेंशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस होते हैं उसको वो फॉर्म करके अपने मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको मेंटेन करते हैं, मतलब कर्न प्लाज्म रेशियो को मेंटेन करते हैं, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो एक लेवल पे जो सबसे कम हो जाता है, जितने सेल्स बड़े होंगे जितना बड़ा सेल होगा उतना ही कम उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। तो ये सबको वो मेंटेन करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी वो फाइंड आउट करते हैं। तो आज अगर हम सेल के शेप के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि जो सेल होता है द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, मतलब all the cells are not of same shape, they are not of same shape means what, the shape is very diversified. We also know that the diversification of cells is also, they are also very high and all the cells are having different kinds of shape। उस हर सेल का एक अलग अलग शेप होता है, उनका शेप सेम नहीं होता। इसके जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आरबीसी के बारे में जानते हैं, हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। तो जो आरबीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, या फिर इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी कह सकते हैं एंड दैट आरबीसी कैन बी आल्सो कॉल्ड एज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इनका अल्टरनेटिव नेम भी होता है, तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं, वी कैन से इट एज एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम आरबीसी का जब हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, जब इनके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं तो ये एक ऐसा एक ओवल शेप्ड होता है जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट हैविंग न्यूक्लियस, दे आर इन्यूक्लिएटेड, बट यहाँ पे प्लाज्मिक कंटेंट होगा, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होगा इनसाइड द सेल, इनके पास बाउंड्री भी होगी, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन दे आर enucleated, they are enucleated,
जनरली दे आर ई न्यूक्लिएटेड, मतलब जो मैच्योर आरबीसी होते हैं दे आर नॉट हैविंग न्यूक्लियस विथ इट. Okay, now when we talk about the structure of WBC, जब हम WBC के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इनके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. मतलब दे आर हैविंग न्यूक्लियस, तो इनके भी शेप डिफरेंट है. अब हम न्यूरॉन सेल, एक बहुत ही कॉमन सेल होता है न्यूरॉन्स के बारे में, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है भाई? द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल्स इज लाइक द सेम. यहाँ पे 9 विंडिंग्स हो जाता है, ये इनका न्यूक्लियस हो गया. दिस इज व्हाट द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, दीज आर द डेंड्राइट्स, this is what the axonic part, axons, this is what the cell body, and एक्स्ट्रा जो हम डिटेल में होगा अगर देखेंगे, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये न्यूरॉन सेल हो गया, जिसे आप नर्व सेल भी कह सकते हो. इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल. दे आर आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल, और न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, जो कि जिसके पास डिवीजन की कोई कैपेसिटी नहीं होती है. दे कैन नॉट डिवाइड. वंस gets damaged, never it can not be repaired. It cannot be repaired. ये कभी रिपेयर नहीं हो सकता. It cannot be replaced by newly formed cells, क्योंकि इसमें जो डिवीजन, जो सेल डिवीजन की जो प्रॉपर्टी होती है एक न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. अब हम प्लांट सेल में ट्रैकिड्स की बात करते हैं. अगर हम ट्रैकिड्स की बात करते हैं तो ये एक इलोंगेटेड सेल है. ये इलोंगेटेड सेल है, ये ऐसा ये फाइबर्स प्रेजेंट हैं. तो ये क्या हो गया? ट्रैकिड्स हो गए, जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होंगे. अब हम अगर कॉलमनर एपिथेलियल सेल की बात करें, फर्दर वी विल टॉक अबाउट कॉलमनर एपिथेलियल cells. Columnar epithelial cells, as the term indicates, they are column like. They are column like, but they are epithelial cells, means what? Like that. Okay, so they are columnar. They are also having nucleus with it. They are also having cytoplasmic content as well, the watery substance inside them, but they have nucleus as well. They are not enucleated, they are nucleated. तो हमने बहुत ज्यादा सेल्स के बारे में हमने यहाँ पे नहीं देखा है. बहुत एक शॉर्ट, मैं आपको बस सेल के शेप के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम शेप, दे आर ऑफ वेरी डिफरेंट शेप. आज फॉर एग्जांपल आरबीसी, द रेड ब्लड सेल्स, ये ओवल शेप्ड हो सकते हैं, और जब ये म्यूटेटेड होते हैं जब ये म्यूटेटेड हो जाते हैं, जब ये नॉर्मल नहीं रहते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो दे फर्दर चेंज देयर शेप इनटू, दे आर कॉल्ड एज सिकल शेप. जिसके बेसिस पे सिकल सेल एनीमिया का डिजीज भी हम पढ़ेंगे. व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह का होता है. अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो दिस इज व्हाट द न्यूरॉन सेल. इन न्यूरॉन सेल ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है. ट्रैकिड्स की बात करें तो ये भी दे आर इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड सेल्स, है ना. तो ये भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है. जब हम कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं तो इनका भी स्ट्रक्चर कॉलम लाइक है. दे आर आल्सो कॉलम लाइक. तो अब ऐसे कई सेल्स हैं, आप डे टू डे लाइफ में भी देखते होंगे, अपने बुक्स में देखते होंगे, आप गूगल पे सर्च करते होंगे, तो आपको सेम एक ही शेप के जैसा दो सेल्स कभी नहीं मिलेंगे. मतलब जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स अवेलेबल है इस इकोसिस्टम में, किसी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक स्पीशीज में, किसी एक किंगडम में, चाहे वो प्लांट किंगडम की बात करें या एनिमल किंगडम की बात करें या किंगडम मोनेरा की बात करें, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, दे आर नॉट ऑफ द सेम शेप. उनके शेप सेम नहीं होंगे. दे आर हैविंग डिफरेंट shapes, means all the shape cells are having different kinds of shape. So ये हम यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सेल
जो होता है वो दूसरे सेल के कंपैरिजन में उनका शेप डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। तो अब आगे जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। Now we discuss types of cells on the basis of level of differentiation, on the level of differentiation in an organism, अब ये क्या होता है, मतलब हम क्या देखेंगे इसमें, हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे किसी एक ऑर्गेनिज्म में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब एक सेल के पास डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन क्लासिफाई द सेल्स इनटू थ्री कैटेगरीज। We can classify the cells into three categories. The one is called as undifferentiated cells. The second one is what called as differentiated cells, and the third one is what called as de-differentiated cells। हमने तीन कैटेगरी देखी है अभी, एक है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दूसरा है डिफरेंशिएटेड सेल्स और तीसरा है डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की जब बात हो रही है तो यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से कि अन लगा हुआ है, मतलब शायद कुछ उल्टा है, मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। डिफरेंशिएट नहीं हुआ है इसका एक सिंपल मीनिंग होता है कि वो डिवाइड नहीं हुआ है, वो स्पेसिफाई नहीं हुआ है, उनके फंक्शंस स्पेसिफिक नहीं हुए हैं, द फेट ऑफ द सेल वो फिक्स नहीं हुआ है, मतलब जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसमें अभी बाकी है। इट डज नॉट एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब स्पेशलाइजेशन of cells does not occur। मतलब अब ये स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है भाई, जैसे सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक सेल के बारे में देखते हैं और ये सेल मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टेम सेल। हमने क्या लिया, स्टेम सेल के बारे में लिया जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा एनिमल सेल। दूसरा हम केस लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि इन केस ऑफ प्लांट सेल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम एक चीज जानते हैं या आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा, ये जो स्टेम सेल है ना, इस स्टेम सेल के पास कैपेबिलिटी होती है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देने की। मतलब क्या हुआ, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेम सेल है, ठीक है, अब ये स्टेम सेल फर्दर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मतलब एक ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म कर रहा है जिसके पास सारी चीजें हैं, आंख है, कान है, मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, स्टमक, एवरीथिंग, अ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड क्यों कह रहे हैं, ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब ये अब डिवाइड करेगा, इसका डिवीजन कुछ डिफरेंट तरह से होता है। मान लीजिए ये फ्रैगमेंटाइज हुआ है, मान लेते हैं कि ये फ्रैगमेंटाइज हुआ है, ये टुकड़ों में बटा है। ऐसे गाना भी है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है
है ना, टुकड़ा पसंद नहीं होता है उनको, लेकिन यहाँ अगर ये टुकड़े टुकड़े इनके ना हो जाएं तब ये सेल फर्दर एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। नजरुद्दीन शाह का कोई तो भी एक, और उसमें अजय देवगन भी है, उसमें ये गाना है कि मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, पूरा मैखाना पिला दो यारो। तो पूरा मैखाना पीने से मतलब नहीं है, हमें जरूरत है यहाँ से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने से। तो अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर मैं नंबर लिख रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 फ्रैगमेंट्स हम ले रहे हैं। तो ये जो नंबर 1 है ये मान लीजिए किडनी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नंबर 2 जो है वो एपिथेलियल सेल फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? तो एपिथेलियल सेल फॉर्म कर रहा है। नंबर 3 जो है ये मान लीजिए हार्ट के फॉर्मेशंस कर रहा है। नंबर 4 मान लीजिए लीवर फॉर्म कर रहा है। नंबर 5 मान लीजिए ये न्यूरॉन सेल्स को फॉर्म कर रहा है ना। तो हम 5 ही फ्रैगमेंट्स लेते हैं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये डिवाइड हो रहा है, तो जब किडनी के फॉर्मेशंस पहला फ्रैगमेंट कर रहा है तो ये अब स्पेशलाइज्ड हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रैगमेंट है नंबर 1, जो पहला फ्रैगमेंट है, ये स्पेशलाइज्ड हो चुका है। अब ये फर्दर एपिथेलियल सेल या हार्ट या लीवर या न्यूरॉन सेल या एनी अदर सेल ये फॉर्म नहीं करेगा। मतलब इन दैट केस द फेट ऑफ द सेल, अब ये मतलब फिक्स हो जाएगा, जो नसीब है वो फिक्स हो जाएगा। कब? जब ये डिफरेंशिएट कर जाएगा। तो ये जो स्टेम सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मतलब इनके पास अभी पावर ऑफ डिफरेंशिएशन है, पावर ऑफ डिफरेंशिएशन है, दे कैन फर्दर डिफरेंशिएट। और जब ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे तब इनको हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। मतलब जो एपिथेलियल सेल फॉर्म हो गया है ना, जहां पे फेट ऑफ द सेल गेट्स फिक्स्ड, इन दैट केस फेट ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड। मतलब एक फ्रैगमेंट से, मान लीजिए जो यहाँ पे फ्रैगमेंट नंबर 2 है, जो एपिथेलियल सेल फॉर्म हो चुका है, तो जो एपिथेलियल सेल की जो फंक्शनिंग है अब यहाँ पे ये करेगा। तो अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो क्या होंगे? एपिथेलियल सेल्स क्या होंगे? दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? दे आर वेरी परफॉर्म स्पेशलाइजेशन अकर्स। यहां पे क्या हो गया है भाई? स्पेशलाइजेशन इनका हो चुका है। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, दे बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड रिगार्डिंग देयर फंक्शंस। मतलब कैन परफॉर्म सिंगल फंक्शन, किसी एक फंक्शन को ही करेंगे। कार्डियक सेल है तो कार्डियक सेल जैसा बिहेव करेंगे, मसल स्मूथ मसल सेल्स है तो स्मूथ मसल सेल्स के जैसा बिहेव करेंगे। जो हिपैटिक सेल है तो हिपैटिक सेल के जैसा फंक्शन करेगा। मतलब इनके जो फंक्शनिंग होगी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। दे एग्जिबिट, इन दैट केस दे एग्जिबिट क्या? दे एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर। दे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स which exhibits the division of labor। अब वो मतलब वहां से बाहर हो चुके हैं, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। ये फर्दर, अब जो एपिथेलियल सेल फॉर्म हो गया है तो जब ये इनके पास एक डिवीजन प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जब ये डिवाइड कर, मतलब एक सेल जो फॉर्म हो गया अब वो डिवाइड नहीं करेगा, वो अब रुक जाएगा। वो एक अपना फंक्शन, जो उसको फंक्शन दिया गया है सिर्फ वही फंक्शन करेगा। जो वैसे सेल्स जो होंगे उन्हें हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। मतलब दे एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर। फर्दर व्हाट इज दैट डी डिफरेंशिएटेड सेल्स? तो हम थोड़ा सा पहले पीछे जाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स, और यहां पे है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इनके केस में क्या होगा कि जो कुछ सेल्स होंगे, सम सेल्स regains the power of
regains the power of differentiation, regains the power of differentiation, जो फिर से रिगेन कर लेंगे उस पावर को, डिफरेंशिएशन की जो पावर होगी, मतलब दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग लाइक दैट, है ना, वो फिर से रिगेन कर लेंगे. सम सेल्स रिगेन्स द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, सम सेल्स रिगेन्स द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन. और ये जो सेल्स होंगे दे जनरली फंक्शंस इन responsible for, they are responsible for, किसके लिए भाई? they are responsible for repair, they are responsible for repair, they are responsible for regeneration, they are responsible for wound healing, ये ऐसे फंक्शंस के लिए ये जाने जाते हैं. और इससे डिफरेंशिएटेड सेल्स में हम ये भी कह सकते हैं दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल, दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स, दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स, दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल्स. तो यहाँ पे है, मैंने आपको फाउंडेशन जो कोर्स में जो हमने वीडियो डाला था वहां पे भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होता है. एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे दे आर द स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल डज नॉट अकर, और वी कैन से, और व्हाट वी कैन से, द फिक्सिंग ऑफ fate of cell does not occur. मतलब ये जब हम फेट की बात कर रहे हैं, मतलब इसका नसीब अभी फिक्स नहीं हुआ है, इसकी किस्मत आगे कहां तक लेके जाएगी ये फिक्स नहीं हुआ है. जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है 10th तक, तो वहां पे उसका नसीब फिक्स नहीं हुआ है. बाद में वो धीरे धीरे डिफरेंशिएट करता है. 11th में जब आता है तो वो फिक्स करता है कि मैं साइंस लेके पढ़ूंगा, मैं आर्ट्स लेके पढ़ूंगा, मैं कॉमर्स लेके पढ़ूंगा. और जब साइंस में वो इंटर करता है तब वो और डिफरेंशिएट करता है और कहता है कि नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा, मैं मेडिकल की तरफ जाऊंगा, मैं ये चीज करूंगा, मैं वो चीज करूंगा. तो वहां से उसका सफर शुरू हो जाता है. और एक बार जब वो डिफरेंशिएट कर गया, समझिएगा, डिफरेंशिएट कर गया मतलब उसका नसीब फिक्स हो चुका है, वो एपिथेलियल सेल जैसा उसका एक फंक्शन फिक्स हो गया है, वो एक जगह ही जाने की कोशिश करेगा. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग साइंस लेने के बाद भी आर्ट्स के ग्रुप का काम करते हैं, जनरल की तैयारी करना शुरू करते हैं, या कुछ साइंस वाले भी जो बीटेक कर लिए या जो एमबीबीएस कर लिए, एमबीबीएस करने के बाद वो टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं. तो एक जनरल काम करते हैं, रिप्लेसमेंट का काम करते हैं. तो वो रिपेयर मैकेनिज्म में होगा कि भाई अब हम इंजीनियरिंग में बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए दूसरे फील्ड को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, वहां पे कुछ और काम करना, टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं. तो रिपेयर रीजनरेशन या एक घाव ही तो लगता है तो वुंड हीलिंग कह सकते हैं, जो अपने प्रोफेशन को छोड़ करके फिर से कुछ रिवर्ट बैक करे या उसी में फिर उसी को अच्छे से स्टार्ट करे. तो एक तरह से हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल एंड डी डिफरेंशिएटेड सेल. यहाँ पे नसीब फिक्स नहीं हुआ है, यहाँ नसीब फिक्स हो गया. दे आर पोस्ट माइटोटिक सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स. द फेट ऑफ द सेल्स आर वेरी फिक्स्ड. They exhibit the division of labor. In case of de-differentiated cells, some cells they are जो कुछ सेल्स होंगे वो रिगेन कर लेते हैं पावर ऑफ डिफरेंशिएशन को, तो उन्हें हम कहते हैं डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स. Like they generally responsible for the repair mechanism, regeneration process, the wound healing. These all functioning are going to be done by the de-differentiated cells. So this is very easy. आप जब समझना चाहें तो बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजियस नहीं है. तो अब आगे हम देखेंगे कि एक जो सेल होता है, सेल्स में कंपार्टमेंट होते हैं, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली क्या होता है उसमें, ये हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. नाउ वी विल सी कंपार्टमेंटलाइजेशन, सॉरी,
कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। किसी एक पर्टिकुलर सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रोसेस है का, ये क्या है, शन का मतलब होता है प्रोसेस। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। मतलब हम जानते क्या है कि जैसे मान लीजिए ये अगर सेल है, इसे अगर हम सेल कहते हैं तो इसकी एक बाउंड्री है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर इसे हम प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। इसके अंदर में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है और यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसके पास भी एक न्यूक्लियर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा अलग से दिखे इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है भाई, साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स, मैं सिंपल शेप बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक ये सेल ऑर्गेनल, एक ये है, एक ये है। मतलब यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के सेल, साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि अ सेल contain a boundary called as, cell contain a boundary called as plasma membrane, or that plasma membrane can be also called as plasma lemma. It can be also called as plasma lemma. उसके बाद हम क्या, एक कंपार्टमेंट का जैसा एक ये मतलब बना, एक बनी बनाई दुनिया हो गई, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक दुनिया बसी हुई है, कंपार्टमेंट के जैसा, कंपार्टमेंट एक बक्से के जैसा ये वर्क कर रहा है। जैसे कोच कंपार्टमेंट होता है, रेलवे के डिब्बे होते हैं, वो भी एक कंपार्टमेंट है ना। वैसे ही एक अलग अलग कंपार्टमेंट, एक बाउंड्री जरूरी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस बाउंड्री के साथ इट कंसिस्ट of cytoplasm, that is, what is that cytoplasm? A fluid or watery substance, which consists of cytoplasm, that is fluid or watery substance, and ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये हमने मान लिया कि ये सेल ऑर्गेनल 1 है, दिस इज व्हाट सेल ऑर्गेनल 2, दिस इज व्हाट सेल ऑर्गेनल 3, दिस इज व्हाट सेल ऑर्गेनल 4। मतलब डिफरेंट काइंड्स के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं। मतलब दैट पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म consists of different kinds of that particular cytoplasm consists of different kinds of cell organelles which are guarded by a unique membrane. मतलब they are having membrane bound structures, membrane bound cell organelles present inside the cytoplasmic region. तो अब ये कंपार्टमेंट्स क्या सारे सेल्स में होंगे? जी नहीं। अगर किन्हीं के पास ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल ऑर्गेनल्स भी हैं जो कि एक मेम्ब्रेन से गार्ड किए हुए हैं, उनकी एक बाउंड्री बनी हुई है, तो उस केस में वी कैन से these cells
are called as eukaryotic cells, and whenever we talk about eukaryotic cells, it simply covers both the plants as well as animal cells. Eukaryotic cells says plants and animal सेल. ओके, अब हम कह सकते हैं कि भाई एक इन्वेलप ये है, दूसरा जो ये मेम्ब्रेन है, जो सॉरी सेल ऑर्गेनल जो है, इसकी भी एक बाउंड्री है. तो ये that this type of structure is what called as two envelope system means what? This kind of eukaryotic cells, the eukaryotic cells are having two envelope system, but when we talk about prokaryotic cells, they simply lacks, they have a boundary, but lacks what? They lacks membrane bound cell organelles. They lacks what? Membrane bound cell organelles. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, दे हैव बाउंड्री, मतलब एक बैक्टीरिया का एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे. These are what the perfect example for prokaryotic cells are the bacterias. They have boundary, they have cell wall as well. इनकी एक बाउंड्री होती है, but they lacks membrane bound cell organelles, मतलब वैसे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे जिनकी बाउंड्री होगी, जिनके पास सेल मेम्ब्रेन होगा, जिनके पास मेम्ब्रेनस बाउंड्री होगी. सो दिस टाइप ऑफ, हम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम कह सकते हैं they have one envelope system. In case of prokaryotes they have one envelope system, but in case of eukaryotes they have two envelope system, the outer boundary, the inner boundary, two compartments are present. So due to that we can also classify the cells into two categories, the prokaryotic cells and the eukaryotic cells, and that division generally occurs on the basis of their cellular complexities, the compartmentalizations, and the cytoskeletal system. These are combining all these three factors, we can classify the complete cells into two categories, the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. And the difference regarding the prokaryotic and eukaryotic cell is already discussed by me in the last lectures, which is given under the foundation courses. So if you want to take differences from prokaryotic and eukaryotic cells, you can also refer the foundation कोर्स जो मैंने वहां पे प्रोवाइड किया है. ठीक है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे मिलेगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में. नाउ फर्दर मैं आपको प्रोटोप्लास्ट और एक रफ चार्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद अपन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. हाँ तो बच्चों, अब हम लोग जो एक फ्लो चार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, मैंने पहले ड्रॉ कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. इसमें हमने कंटेंट्स ऑफ सेल के बारे में देखने की कोशिश की है कि एक पर्टिकुलर सेल में क्या क्या चीजें होंगी. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ
तो ये सबसे पहला मान लीजिए सेल वॉल है। अब ये सेल कंटेंट्स ऑफ सेल में मैंने प्रोकैरियोट्स को या यूकैरियोट्स को मैंने नहीं बोला, ये यूकैरियोटिक सेल होगा। दिस इज द कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के केस में ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिस इज द कंटेंट ऑफ सेल में। ये क्या हम देख रहे हैं भाई, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल या एनिमल सेल, ये हमारा बाइफर्केशन नहीं है, हम एक कॉमन लेके चल रहे हैं। तो जब इस सेल के बारे में जब हमारे दिमाग में एक पिक्चर आता है तो हम जानते हैं कि भाई एक सेल वॉल होगा। ये सेल वॉल होगा जो कि थोड़ा रिजिड होगा, थोड़ा जिद्दी होगा, थोड़ा ये टफ भी होगा। ये सेल वॉल एक हैवी प्रोटेक्शन का काम करेगा। मतलब ये अगर सेल वॉल है, ठीक है, ये अगर सेल वॉल है तो अब सेल माइनस मैं यहां पे ना लिख करके यही लिखता हूं, अगर सेल में से सेल वॉल को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। मतलब ये जो प्रोटोप्लास्ट होगा या जो प्रोटोप्लाज्म होगा, it consists of all the living substances. It is the aggregation or composition of all materials, the organic materials, the living materials, the inorganic material. The watery contents are much in this protoplast. Okay, and that particular protoplast, मतलब ये सेल वॉल है, तो यहां से अंदर जो भी चीजें होंगी वो सब क्या होगा, दिस ऑल आर व्हाट, ये जो डॉटेड हाफ डॉटेड लाइंस मैंने बनाए हैं, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, एक जो बाउंड्री डॉटेड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसके अंदर की जो भी चीजें हैं वो सब कहलाएंगी प्रोटोप्लास्ट में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं जर्नी, हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो यहाँ से हुई है। यहाँ से अंदर की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और चले भी जाएंगे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। ठीक है, हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो मिलेगा ये एक मेम्ब्रेन मिलेगा हमें। तो दिस इज व्हाट द प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और इस प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे पूरा पानी ही पानी भरा मिलेगा हमें, सिर्फ पानी मिलेगा। तो ये पानी क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। और इस साइटोप्लाज्म के बाद यहाँ एकदम सेंटर में जो स्ट्रक्चर होगा ये न्यूक्लियस कहलाएगा। ये क्या हो गया भाई, दिस इज व्हाट द साइटोप्लाज्म। और ये जो स्ट्रक्चर है ये होगा न्यूक्लियस, जिसके पास एक वेल डेवलप्ड बाउंड्री होगी। मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच गए हैं, हम यहाँ पहुंच गए, तो जब यहाँ से आगे जब हम देखेंगे तो ये पहले यहाँ पे एक बाउंड्री हमें दिखेगी, और इस बाउंड्री के अंदर यहाँ पे भी साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऐसा ऐसा प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ऐसा एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होगा, क्रोमेटिन होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, और न्यूक्लियोलस होगा। तो ये जो न्यूक्लियस होगा इनके पास आरएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए इज प्रेजेंट, इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। तो अब हम यहां से चलते चलते यहां तक तो पहुंच चुके हैं। अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये जो पानी ही पानी जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा भाई, तो वहां पे देखिए एक होगा मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। क्या होगा, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, and these are categorized as reserve material, those substances which is being reserved by the cells, the eukaryotic cells, for the emergency situation, as for example fat, as for example oil, as for example carbohydrate as well. These all are the reserve materials. Further, the first and the second categories were the secretory products. The cells secretes something like, as for example, the enzymes. It secretes what? Some kinds of enzyme.
it secretes some kind of coloring agent, coloring substance etc. कलरिंग सब्सटेंस को ये सिक्रेट करेगा and it also excretes something. So the third category is what the excretory products, कुछ वैसे प्रोडक्ट्स जो सेल्स के लिए जरूरी नहीं होंगे वो सेल उसे एक्सक्रीट कर देगा. एज फॉर एग्जाम्पल गम, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल टैनिन्स, as for example resins. Okay, so these all are the different kinds of examples come under the different sections. Now ये metabolically active inactive substances हो गए. These are metabolically inactive reserve materials, secretory products, the excretory products. और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है. नेक्टर्स भी सेक्रेट करते हैं तो हम यहाँ पे नेक्टर्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. द नेक्टर्स एज वेल एटीसी. ओके, फर्दर अब इस साइटोप्लाज्म में हमने क्या देखा कि भाई ये साइटोप्लाज्मिक जो है इस सेक्शन में जो साइटोप्लाज्म, ध्यान दीजिएगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इस सेक्शन में यहाँ पे एक मटेरियल कैटेगरी हमने बना ली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस की. अब उसके अंदर भी तीन कैटेगरी बना ली, रिजर्व मटेरियल, सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. फर्दर और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेल ऑर्गेनल्स भी हैं. यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स भी है. तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के नाम से हम देख रहे हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक प्लास्टिड. इसे भी फर्दर और क्लासिफिकेशंस होते हैं, द क्लोरोप्लास्ट, द क्रोमोप्लास्ट, द ल्यूकोप्लास्ट. मैंने बनाया नहीं लेकिन अगर मैं बना देता हूं, क्लोरोप्लास्ट, द सेकंड कैटेगरी इज क्रोमोप्लास्ट and the third category is leucoplast. The third category is what? The leucoplast. और ये on the basis of color ये तीन कैटेगरी हुए. फर्दर इन ल्यूकोप्लास्ट का भी और कैटेगरी होता है, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, शॉर्ट में चलता हूँ. प्लास्टिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्गेनल. ये भी दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, on the basis of presence of ribosomes on their surface. अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, द साइटोस्केलेटल मटेरियल्स, द माइक्रोबॉडीज लाइक पेरोक्सिसोम. ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं, these all structures are considered as the cell organelles. These are the cell organelles which are present in the cytoplasm of the cell, so called as cytoplasmic organelles. और बाकी एक हाइलोप्लाज्म की भी बात आती है. यहाँ पे हम एक तीसरी कैटेगरी भी बना सकते हैं. The third category can also be formed हाइलोप्लाज्म. ये भी एक कैटेगरी होती है, ठीक है. तो ये एक चार्ट है, हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. और ये चार्ट थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया था आपके फाउंडेशन कोर्स में भी, क्योंकि अब ये हमारा एक यूनिफॉर्म चालू है, एक ये यूनिट के बेसिस पे हम पढ़ते जा रहे हैं, तो आपका ये लिंक नहीं ब्रेक होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है. डिटेल में आप वो पहले फाउंडेशन कोर्स की वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या हुआ, दिस इज what the content of the eukaryotic cells from cell wall, from that much to that one, from starting from here and ending inside the nucleus. यहाँ से वहां तक के सफर में हमें जितनी चीजें हमें मिलने को आएंगी अपने पास, या हम उनके पास जाते जाते रास्ते में जो हमें मिल जाएंगे, हमने वहां पे ये कंप्लीटली मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द सेल वॉल. हम सेल वॉल्स के एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या है, फंक्शन क्या है, कंपोजिशंस क्या है, कैसे बनते हैं, किस टाइम पे बनते हैं. ये सारा डिटेल जो सस्पेंस होगा वो हम अगले क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में इसे हम ओपन करेंगे, ठीक है. तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कोई समझौता मत कीजिए. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में. और
जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस लॉकडाउन पीरियड को यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।